मिला और नेक्स्ट दिन मुझे बुलाया, इस दिन आओ और आप ईवीएस पढ़ा लोगे क्या, एनवायरमेंट एजुकेशन। मैंने कहा यस सर, डन, पढ़ा लूँगा मैं। तब तक मुझे ये नहीं पता, मुझे इतना पता था कि ईवीएस होता क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ईवीएस में मुझे पढ़ाना क्या है। आई डोंट नो। लेकिन मेरा यहाँ जो आत्मविश्वास का स्तर देखना आप, मैंने कहा यस सर, डन, फाइनल। और मैंने सोचा जिस समय से उन्होंने बोला कि इस समय से लेकर इस समय के बीच में मेरे पास में खाना और सोना, इसके अलावा मेरे पास में 18 घंटे शेष हैं, इन 18 घंटों का मैं यूटिलाइज कैसे करूं। मैंने वहां से रणनीति बनाई, इंटरनेट पे गया, सिलेबस निकाला, सिलेबस निकालने के बाद में फिर इंटरनेट पे गया, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस लिए, कहीं से मैटर कबाड़ा, उस मैटर को लिखा मैंने, उस मैटर को समझा, जाना। मैंने कहा सर मैं अब तैयार हूँ, और उस मैटर को तब तक पढ़ता गया जब तक कि 3:30 ना बज जाए। और सर के सामने मुखातिब हुआ और सर बोला सर मैं तैयार हूँ, अब क्या करना है ये बताइए। आप आधा घंटा और वेट करिए, अंदर क्लास चल रही है, आधे घंटे बाद में आपको मैं भेजता हूँ। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके सर। मेरे पास में आधे घंटे के बाद मोबाइल छीन लिया जाता है, मतलब ले लिया जाता है, मोबाइल दीजिए अपना, और कोई सोर्स तो नहीं आपके पास में, कुछ कागज़ तो नहीं आपके पास में, जाइए। मुझे भेजा वहाँ, मेरे पास में कोई सोर्स नहीं पढ़ाने का, ना कोई किताब है, ना कोई फ़ोन, सेलफोन है, कुछ भी नहीं, सब कुछ ले लिया मुझसे, सब यहाँ जमा करो, जाओ पढ़ाओगे ना, पढ़ाओ। और बेटा याद रखना तुम्हारे पापा की उम्र के भी बैठे हैं अंदर, और वो बंदे मैंने बुलाए हैं जो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, उनको रिपीट कर रहे हैं, वो उनको बुलाया मैंने। तुम्हें इतना ही भरोसा है ना खुद पे, जाओ। मैंने कहा सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक बार में प्लेटफॉर्म दे दिया। मैं खुश हो गया, क्योंकि माइक जब हाथ में आता है तो ऊर्जा अपने आप आ जाती है। मैं गया, 10 मिनट तक मैं केवल खड़ा रहा, और लगभग वहां संख्या होगी 500 प्लस, 500 प्लस की संख्या, जहां लगभग 12 से 15 प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, और अगला बंदा मुझे कैमरे की नज़र में चैम्बर में बैठे हुए देख रहे हैं। और मैं वहां गया, मुझे पता नहीं था शुरू कहां से करूं, लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे शुरू करना है। मैं नहीं जानता था कि पढ़ाना क्या है, लेकिन मैं ये जानता था कि पढ़ाना है। मैं नहीं जानता था कि बच्चे क्या लाइक करते हैं, लेकिन मैं ये जानता था कि बच्चे मुझे लाइक करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मविश्वास मेरे साथ में था। मैंने शुरुआत की पढ़ाने की, और पहली लाइन, एनवायरमेंट में एक टॉपिक है परिवार, और उस टॉपिक में पहली लाइन बोर्ड पर जाकर लिख दी, एक पिता कसाई होता है। और पूरे ही हॉल में ऐसा मातम छा गया कि बाप रे। अभी तो माता पिता के बारे में बहुत शानदार सर ने बातें बताई। पिता विष्णु का अवतार है, तो माता का किरदार तो कोई निभा ही नहीं सकता। आई डू एग्री विद यू, इस बात से पूरी तरह से 100% में सहमत हूं, मानता हूं इस बात को, मैं आपकी बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा। और जब मैंने पहली लाइन वहां लिखी तो बच्चे शॉक हो गए कि ये क्या लिख रहा है टीचर, क्या लिख दिया। और मैं केवल और केवल माइक पकड़ के 5 मिनट तक मुस्कुराता रहा। उनकी आपसी संवादों को मैंने सुना, कुछ 1-2 मैडम पास में बैठे हुए थे, उनके वार्तालाप को सुना, कुछ पीछे से कमेंट्स आ रहे थे, मैंने सुना उनको ध्यान से, क्योंकि मुझे सुनना था ध्यान से। और इसके बाद में मैंने शुरुआत की, हाउ कैन दिस पॉसिबल, जिसमें कि 90% लोगों ने इस बात का विरोध किया। सर व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, क्या लिख रहे हैं सर आप, है ना। मैंने कहा आप ईवीएस पढ़ना चाहते हैं? यस। ईवीएस में क्या एक चैप्टर है, रीट लेवल फर्स्ट में परिवार। यस। परिवार क्या होता है कौन बताएगा? 99% लोग इसकी परिभाषा नहीं बता पाए। First of all, I am going to introduce the little bit word family. What is the family? Origin of family we don't know. बट हम इतना जानते हैं कि हमको तो पढ़ना है, रटना है, लेकिन इसकी परिभाषा आपने नहीं समझी। ये सारी चीजें छोड़िए एक बार, तो परिवार तक तो हम बाद में पहुंचेंगे। पहले तो ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन में जो 90% जनता मुझसे नाखुश है, उस जनता को मैं प्रासंगिक तौर पर
ये साबित करके बताऊंगा कि कैसे है और क्यों, वाई। देखिए, थोड़ी सी औपचारिक और अनौपचारिक भाषा का भी प्रयोग करूंगा मैं यहाँ। ये सारे जितने भी पांडाल में विराजमान हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। सेकेंड थिंग इज, एज यू नो वेरी वेल, ऑल ऑफ यू आर माई फ्रेंड्स। एंड थर्ड वन इज दैट आई एम हियर परफॉर्मिंग एज अ टीचर। ओके, गेटिंग मी? सो मैंने 3 बातें बताई उनको कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे भाई बहन हैं, इसके बाद मेरे अच्छे मित्र हैं, आप मेरा परिवार हैं, ऑल ऑफ यू आर माई फैमिली। तो मैंने अपना एक दृष्टिकोण चेंज किया। क्या पता है, मैं इतना अनौपचारिक रूप से आपके सामने हूँ, आपके साथ में हूँ, इसके पीछे एक कारण है दोस्तों। ये कारण ये है कि मैंने पहला शब्द आपको ये बोला, आप मेरे भाई और बहन हैं। दूसरा शब्द बोला, आप मेरे मित्र हैं। और तीसरा शब्द मैंने बोला, अब मैं आपका गुरु हूँ। और अभी अभी मैंने बोला एजुकेशन सिस्टम की बात करी। मैं अभी आऊँगा, इस लाइन पे आऊँगा, समय की मर्यादा है, मैं समझ सकता हूँ। एजुकेशन सिस्टम पे मैंने बात करी, है ना। और एजुकेशन सिस्टम में आप किसी भी सिस्टम में आप चले जाइए जहाँ पर हेजिटेशन नाम का स्कोप है ना, हेजिटेशन मतलब भय, डर। ये डर नाम का जानवर यदि दीवार बनाकर बीच में खड़ा है ना, तो समझ लो आपकी सफलता को रोक रहा है। और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी के अंदर वो डर हो। मुझे खुशी इस बात की है कि जो स्टूडेंट मुझसे कांपते थे पहली, दूसरी और तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, मैंने उसको इतना फैमिलियर कर लिया, उन लोगों को इतना फैमिलियर कर लिया कि वो मुझे बड़ा भैया भी समझते हैं और वो मुझे अपना दोस्त भी समझते हैं। वो खुलकर अपने डाउट्स पूछते हैं, मुझे बहुत शानदार लगता है ना। नहीं तो बच्चों में हेजिटेशन रहता है, अरे पता नहीं मार साहब है, पता नहीं क्या बोल देंगे, हमारी तो इंसल्ट हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिगना के डंडे से मार देंगे। ना 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 ना, चाणक्य कहते हैं 12 साल की उम्र है ना, मारने की होती बच्चों की, समझाने की, मारने की, चाटा मारने की, कहाँ जा रहा है, गलत जा रहा है, ये वो 100 प्रकार की बातें होती हैं। बच्चा है ना वो, 18 प्लस हो रहे हो ना, अब एक मैच्योरिटी आ गई, क्या सही है क्या गलत है ये जानने की क्षमताएं आपके अंदर विकसित हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में तो आप एक दाम्पत्य जीवन में अपना किरदार निभाओगे। अब उस उम्र में भी यदि आपको मारा जा रहा है, तब आप मूर्ख हैं, तब आप अपने जीवन में गलत दिशा निर्देशन दे रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं। मारने वाला भी मूर्ख है और मार खाने वाला भी मूर्ख है, दोनों मूर्ख हैं। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ चाणक्य कह रहे। और व्हेन वी डिस्कस अबाउट द स्वामी विवेकानंद, इनकी तो बात ही कुछ और है। जब शिकागो सम्मेलन में वो भाषण दिया तो ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, केवल इतनी लाइन बोली इन्होंने और 15 मिनट तक कंटिन्यू अंग्रेज लोग तालियां ही बजाते रह गए, तालियां ही बजाते रह गए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने इतनी तकलीफें सही, लेकिन इन्होंने अपनी बायोग्राफी में कभी अपनी तकलीफों को नहीं लिखा। इसीलिए हर आईएएस के चैम्बर के पीछे, हर डिपार्टमेंट, हर अधिकारी के चैम्बर में स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर रहती है। इसके पीछे एक कारण है, वो ये कारण है कि सकारात्मकता मिलती है। देखिए साहब, ये सामने पीछे ही लगे हुए विवेकानंद जी, एक ऊर्जावान व्यक्ति, एक सकारात्मक ऊर्जा दिखती है। शिकागो वहां जब गए ना बाहर, ये लंगोट वाला, धोती वाला ये बाबा कौन है ना, इन्होंने अपनी जब जान बचाई ना, ये टॉयलेट वगैरह में छिप छिप के अपनी जान बचाई। स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहा हूं। और धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनको मखमल का गद्दा वहां सोने के लिए मिल रहा था, लेकिन नहीं, उन्होंने एक ईंट ली और ईंट पे और नीचे फर्श पे रातें बिताई। इनको लगभग 30 से 40 बीमारियां थी। इनको सिर में दर्द भी होता था, इन्हें मधुमेह भी था, इन्हें 100 प्रकार की तकलीफें होती थी शरीर में, लेकिन इनका एक दृष्टिकोण सकारात्मक था। ये सारी चीजें तो होती रहेंगी जीवन में, लेकिन मेरा कल सेमिनार है, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं इन पीड़ाओं के बारे में यदि ध्यान दूंगा तो फिर मैं पीड़ित बन जाऊंगा। ये इनके विचार थे साहब। एक स्त्री आके बोली कि इतना हष्टपुष्ट शानदार, कितना अच्छा शरीर है, कितने तेजस्वी और ओज गुण हैं आपके अंदर, और आपसे और मुझसे मिलकर जो संतान बनेगी वो कितनी ओजस्वी होगी, आप मुझसे शादी कर लीजिए विवेकानंद जी। तो विवेकानंद जी का जवाब सुनिएगा, ये तो सब कुछ लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आप मुझे अपना बेटा ही स्वीकार कर लीजिए ना, आपका सपना यहीं पूर्ण हो जाएगा। ये स्वामी विवेकानंद जी के विचार है। सिविल सर्विस में जाते हैं स्टूडेंट्स, देखिए आपका ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ये 20 से 25 साल की जो उम्र होती है ना, बहुत बहुत खतरनाक उम्र होती है। इसमें संभल गए तो आप संभालोगे खुद को, और यदि बिखर गए तो फूलों का हार या मोतियों का हार जब टूटता है ना, तो जैसे बिखरता है वैसे बिखर जाओगे और जिंदगी भी बिखर जाएगी। मुझे इतना भरोसा था
कि मैंने काफ़ी तकलीफ़ें उठाई, बहुत ज़्यादा। मैंने किसी के साथ साझा नहीं किया कि मैंने ये तकलीफ़ों से गुजरा हूँ, नहीं, क्योंकि मैं विवेकानंद जी को पढ़ता हूँ, ठीक है ना। और हर परिस्थिति में मैं सकारात्मक रहता हूँ, मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं जाने देता, मैं कोशिश करता हूँ। कभी कभी आंसुओं की बूंद गिरने की कोशिश करती है, लेकिन संभाल लेता हूँ, क्योंकि मैं उन हालातों के भट्टे में तपा हुआ वो लोहा हूँ कि अब मेरे किरदार उस एग्जिट पॉइंट पे सोना बन के निकलने के हैं। झुक झुक के उठना सीखा हूँ दोस्तों, अपमानजनक लोगों की टिप्पणियां भी सहन की, अब सब कुछ नॉर्मल लगता है साहब, सब कुछ नॉर्मल है ना। सब भागते हैं मुझसे दूर, पता नहीं क्यों, है ना। जो लोग मंडली बैठ के मेरी ही बुराइयां किया करते थे। खैर, मैं आ रहा हूँ उस लाइन पर, है ना, याद है मुझे, भुला नहीं हूँ मैं अभी। वो लाइन लिखी थी मैंने कि दुनिया का एक पिता कसाई होता है। सभी लोग क्रेजी हैं अभी सुनने के लिए कि आखिर ऐसी क्या बात है, मैं बताता हूँ आपको, है ना। जैसा कि सर अभी पधारे हैं, तो मैं शुरू से फिर से स्टार्ट इसलिए करूँगा, आप लोग तो सुन चुके हो इस बात को, लेकिन कुछ लोग नए आए हैं, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से इनिशियलाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को। एक होता है पिता, आदर्श पिता, उनकी बात तो बाद में करूँगा। और एक पिता होता है जिसको मैंने कसाई की संज्ञा दी, ठीक है। क्यों दी? वही बात, गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे वो आदमी जिसकी 4 बेटियां हैं, शादी भी करानी है, घर का 2 टाइम का खाना नहीं बन रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा है, मिर्च और रोटी से जिनका गुजारा हो रहा है ना। वो पिता क्या करता है? शाम को थकान मिटाने के लिए मदिरा पान, और इसके बाद में अपनी बीवी को भी मार रहा है, अपने बच्चों को भी मार रहा है। पैसा किसी के पास है नहीं, वो बेचारी पत्नी और किसी की माँ, उसने तो रुखी सुखी खाई भी नहीं है और वैसे ही सो गई। वो घरों में बर्तन साफ करके जो पैसा मिलता है, उस पैसे का वो पिता दारू पी जाता है साहब। उसको बेरहमी से लाठियों से मारा जाता है। केस बहुत आते हैं, अखबार पढ़ा करो ध्यान से, मैं देख रहा हूँ, मैं हर ग्रेविटी से बात कर रहा हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मुझे प्राउड होता है। आई बात समझ में, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैंने बेरोजगारी को भी देख रहा हूँ और मैंने गरीबी भी देखी है। मैंने लोगों के ताने भी सहन किए, मैंने अपमानजनक टिप्पणियों को भी सहन किया। वो पिता मार रहा है कसाईयों की तरह, उसको अत्याचार कर रहा है। वो बच्चे जिनको पढ़ने की उम्र है, वो कहाँ जा रहे हैं? अब घरों में बर्तन साफ कर रहे हैं। एक पिता का किरदार ये है। सेकेंड वन, जो पढ़ा लिखा है, जहां बात आती है शर्मा जी और वर्मा जी की, ये शर्मा जी और वर्मा जी बड़े खतरनाक होते हैं साहब। ये क्या करते हैं? चौराहे पे इकट्ठे होते हैं, कोई तो बहुत बड़ी अधिकारी की पोस्ट पे है, या कोई हाई प्रोफाइल पे, हाई डेजिग्नेशन पे है, या कोई रिटायर्ड पर्सन है, कोई ऑफिसर है, इकोनॉमिकली बहुत साउंड आदमी है वो। तो वो वहां पर अपने इस पैसे के दम पर अभिमान को शो करते हुए वो शर्मा जी, वो वर्मा जी को कमेंट करते हैं, हाँ तुम्हारा सौरव कर रहे हो, हमारा सौरव तो MBBS कर रहे हो। इसके पीछे प्रयोजन शर्मा जी का क्या होता है पता है? वर्मा जी झुक जाएं बस, ठीक है। वहां पर वर्मा जी का स्वाभिमान और अभिमान दोनों हर्ट होते हैं। स्वाभिमान हर्ट होना इट्स ओके, लेकिन अभिमान उनके स्वाभिमान पर हावी था। और वो अपने बच्चे पे जाके क्या बनाते? शानदार बात बता रहा हूं, आप देखना, सुनिएगा, लिंक कर रहा हूं मैं इसको। वो अपने बच्चे पे प्रेशर बना रहे हैं। शर्मा जी ने सो रहे थे MBBS કરી રહ્યો है, तो હું કરી રહ્યો 98.5% બનાવ્યું પૂરું, તારે 91 જ ગણ્યું। फिर वो क्या करे? बच्चे पे प्रेशर, ठीक है। तुमने बच्चों को बिठा के ये पूछा क्या कि बेटा करना क्या चाहता है? तुझे डॉक्टर बनना है और बाप बनाना चाहता है इंजीनियर ना। बच्चे को इंजीनियर बनना है, बाप बनाना चाहता है डॉक्टर। पहली बात तो पूछो तो सही यार, क्यों करना क्या चाहता है? ठीक है, क्यों? यदि एक पिता होने से पहले एक संतान का अच्छा मित्र है, एक माता होने से पहले अपनी संतान की यदि मित्र है, वह आदर्श पिता है, वही आदर्श माता है। आ रहा हूं मैं अभी आदर्श माता और पिता। फिलहाल तो शर्मा जी और वर्मा जी की इक्वेशन को निपटते हैं हम लोग। और वर्मा जी ने क्या किया? भेज दिया अपने बच्चों को कोटा रेजोनेंस में। हाँ, मारो सरो भी आवड़े हैं,
कोटा रेजोनेंस में है, पूरा 5 लाख रुपया फीस लगी, 1.5 लाख रुपया खावा पीवाना રહેવાના है। અને વર્માજી હદ तक ગામ में प्रचार કરી નાખ્યું, મારો છોરો ભણી રહ્યો। હવે बात આવી कि स्वाभिमान माते, और वहां से 1 महीने 1.5 महीने बाद में कॉल आ रहे हैं आपका बच्चे का परफॉर्मेंस खराब है। इट डज हैपन 2 and 3 टाइम्स। हुआ ये सामान्य तौर पे क्यों? क्योंकि बच्चे का इतना पोटेंशियल नहीं था, इतनी क्षमता नहीं थी, क्षमता से परे उसका काम था, है ना। 24 घंटे में बेचारा 18 घंटे काम करता है, 6 घंटे सो नहीं पा रहा है ना। और मेहनत कर रहा है वो, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं कर रहा है। बच्चा फॉल्ट में वहाँ है जब वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, पिता के पैसे उड़ा रहा है, बर्बाद कर रहा है, वहाँ पे बच्चा गलत है। वहाँ टोकने का अधिकार है, आपको डांटने का अधिकार है ना। लेकिन बच्चा यदि पढ़ रहा है ना, पूछना जो तैयारी करते हैं ना कंपटीशन, अभी तो उस मुकाम पर आओगे आने वाले कुछ सालों में, जो 4 दीवारें होती हैं उसके बीच में किताबों के साथ में जो समय निकलता है ना, एक सफल व्यक्ति के साथ में पूछना कि वो सफल कैसे हुआ, जवाब मिलेगा बहुत शानदार। उसको बाहर की दुनिया पता ही नहीं, अंदर की 4 दीवारें ही पता है, ठीक है। और बार बार टॉर्चर कर रहे हैं वर्मा जी, क्या बोल रहे हैं, मैं आपको खेतर वीसी दी दूँ, जगह वीसी दी, सब वीसी दी दूँ, सब दाव मत लगा दी, तार मम्मी ने रकमे भी गणने में दे दिया, आवे तो नहीं भण्यो ने ताई करी हमें 2 मनक मरी जाए। ऐसे टॉर्चर करते हैं बच्चों। ये मैं सत्य से मुखातिब करा रहा हूँ, आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए आप लोगों के अंदर। और क्या होता है कि समाचार आता है वर्मा जी का नंदू मर गया, और इकलौता था वो, इकलौता वर्मा जी का लड़का, केवल इकलौता लड़का, और वो अब मर चुका है। क्या किया उन माता पिता ने, जिसमें माता का तो रोल नहीं है, माता तो हमेशा फेवर करती है, सॉफ्ट कॉर्नर होती है, माँ का तो किरदार ही अनोखा है, माँ की तो कोई बात ही नहीं कर सकता मैं, है ना। माँ तो दुर्गा स्वरूप भी है और माँ तो सरस्वती का रूप भी है। माँ का तो कोई कटाक्ष नहीं, मैं कुछ भी अनुचित तर्क नहीं दे सकता माँ के बारे में। माँ तो वो वरदान है, लेकिन मैं पिता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब रो रहे हैं, इकलौती संतान थी, वर्मा जी ने तो अपना नंदू भी खो दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 पत्थर लो और छातियां पीटो। मैं इस तरह की कसाई कौम की बात कर रहा हूं, और इसी कसाई कौम के कारण आप ऑब्जर्व, न्यूज़पेपर पढ़ा करो यार दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ो आप, है ना। न्यूज़पेपर में हर 1 महीने में कोटा में एक सुसाइड एवरेज होता है, एक सुसाइड एवरेज होता है, कम से कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, है ना। और वो डिप्रेशन में, बच्चा डिप्रेशन में है, वहां पर उसको एक अच्छे मित्र की जरूरत है, और आप लोग क्या कर रहे हो, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित कर रहे हो। और यदि आप मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हो, ऑब्वियसली वो शारीरिक रूप से प्रताड़ित होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोन्स के रोल्स रहते हैं। यदि स्ट्रेस में आ गए, आप तनाव में आ गए, ठीक है, तो आपका एड्रीनलिन हार्मोन प्रभावित होने के साथ साथ ह्यूमन सेक्सुअल हार्मोन प्रभावित होगा, और निश्चित रूप से आपकी बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। दुबले पतले सूखते जाओगे, टेंशन करोगे, सूखते जाओगे, है ना। और इस चीज पे ध्यान नहीं है, केवल माँ बाप को तो इतना ध्यान है, भाई तो भणी रहो कोटा में, आमे मोकली रहे के पैसा, હવે તને તે હત્તા પૈસા भी અમને હલવાए हैं, આટલા વર में કમાઈ ને, કેમ કે શર્માની સુરત की है, MBBS अमेरिका પોગી ગયો, તમે तो હું કર્યું। इस तरह की जो कसाई कौम है, इस कौम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, ये पिता नहीं, ये कसाई। स्वीकार करिए इस बात को। और आप तो कुछ में हैं, मैं वहां कम से कम 5000 बच्चों की क्लास में, सभी ने सहमति बताई, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको ये बात पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं आ रहा हूं ना आगे, अब आ रहा हूं मैं आदर्श पिता की बात करने के लिए। और आदर्श पिता वो है जो एक संतान का पिता ना होकर मित्र है, खत्म, यही आदर्श पिता है ना। यदि वो अपनी संतान को नहीं समझ पाया, ठीक है, और 18 साल की उम्र के बाद में या 25 साल के पड़ाव के बाद में भी यदि वो अपनी संतान पर हाथ उठाता है, अनुचित कृत्य करता है, वो मूर्ख आदमी है, वो अपनी जिंदगी से परेशान है। क्यों? वाय? उसका परिवार टूट जाएगा, वो खो देगा एक दिन, क्योंकि इस भड़ास में, इस डिप्रेशन और इस तनाव में पता नहीं उसने कोई अनुचित कृत्य कर दिया, तब कुछ नहीं होगा, केवल ओह आवाज निकलेगी और कुछ नहीं होगा। वो 10 दिन तक का गम रहेगा, 12वां हो गया और खत्म। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए नंदू, और फिर वो जो पिताजी उसके वर्मा जी थे ना, वो भी डिप्रेशन में। अब उनका क्या था, करोड़ों हैं, उनकी संपत्ति क्या काम की, उनकी कोई
संतान ही नहीं है, क्या काम का। और बाकी की जो जिंदगी बची वो आंसुओं के साथ निकाल रहे हैं, कष्टमय जिंदगी। क्यों आप अपनी संतान को क्यों नहीं समझते? आप उससे जाके पूछो, बेटा तू करना क्या चाहता है, तू कर क्या रहा है, तेरे साथ में क्या गुजर रही है, तू कर क्या रहा है अभी, तू क्या कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, क्या तू सही काम कर रहा है, अच्छा तू ये कर रहा है तो इसका परिणाम क्या होगा, तू क्या कर रहा है, तेरे को और क्या करना चाहिए, तेरे को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है, तेरे को पैसे की ज़रूरत है, तेरे को और किसी चीज़ की ज़रूरत है। प्यार से जाके बैठ के पूछो ना यार एक बार। क्यों भूल जाते हो तुम ये सब कुछ करना, है ना? क्योंकि तुमको तो एक ज़रूरत है कि समाज में तुम्हारा नाक कट गया, इसलिए कट गया, फरणा सोरो कांस्टेबल बनी गयो, તમે રહી ગયા। कांस्टेबल એટલે कलेक्टर આપણે आएंगे दक्षिणी राजस्थान में। हाँ, यही होता ही नहीं होता है। और फिर वो एक उम्र का तकाजा, और उम्र के तकाजे के साथ साथ सभी माँ बाप की इच्छा होती है कि अपनी संतान की शादी कराएं, अच्छी सी खूबसूरत सुशील सुंदर कन्या मिले, यही होता है। और उसके लिए यहाँ पर एक ब्रांड बनना जरूरी है, और ब्रांड बनने के लिए आपको सरकारी नौकरी चाहिए साहब। और सरकारी नौकरी में मैं लोगों का तर्क सुनता हूँ कि चपरासी भी बन, लेकिन सरकारी नौकरी कर यार। वाह, क्यों? मैं इस कसाई कौम की बात कर रहा हूँ साहब, और मैं ऐसे आदर्श पिता की बात कर रहा हूँ जो पिता ना होकर अपनी संतान का एक मित्र है। उस आदर्श पिता के चरणों में मेरा नमन है। वही विष्णु का अवतार है, वही राम का अवतार है, ठीक है? उस आदर्श पिता के चरणों में मेरा नमन है, उसके चरणों की धूल भी मुझे स्वीकार है। लेकिन ऐसी कसाई कौम की तो मैं इस जन्म नहीं, 7 जन्म तक विरोध करूंगा। मैं हमेशा बच्चों का साथ दिया है, और कुछ स्टूडेंट्स जो डिप्रेशन में चले गए थे, मेरे यहाँ पे ये दोस्त बैठे हुए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, है ना? और मैंने एक आधे घंटे का शॉर्ट स्पीच दिया कि कोई अपने माँ बाप से परेशान है, कोई स्ट्रेस में है, कोई तनाव में है, सीधा मुझसे संपर्क करे, एक चुटकी में मैं समाधान करूँ। लगभग 8 बच्चे मेरे पास में चल के आए, उनके पिताजी से मैं मिला पर्सनली। वो 8 बच्चे आज उपस्थित है इसी पंडाल में, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। वो खुश है मुझसे बहुत ज़्यादा कि सर आपने ये क्या जादू किया, है ना? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल 15 मिनट की मीटिंग की उसके पिता के साथ, ठीक है? पिता भी खुश है, वो भी खुश है, ठीक है? और वो सामने से आके मुझसे पूछ रहे, सर आपने मेरे पापा को ऐसा क्या बोला, कि मेरे पापा तो कुछ बोलते ही नहीं, आपने ऐसा क्या बोला? मैंने वही सारी बात बोली जो मैं अब तक बोलता आया हूँ आपको। मैंने यही बोला, मैंने कहा आपका बेटा आपको चाहिए, आपको रत्न चाहिए ना, उसको सुरक्षित रखना चाहते हो तो डिप्रेशन प्रेशर मत बनाओ, ठीक है? सामंजस्यता बिठाओ विचारों में, और आओ हमें मिलकर क्या करना चाहिए, हमारी अगली स्टेप क्या होनी चाहिए। प्लान ए अनसक्सेस हो गया तो प्लान बी पे काम करो यार, लेकिन रुकने का नाम जिंदगी नहीं है भैया, है ना? रुकने का नाम जिंदगी नहीं है। डिमोरलाइज होके बैठ गए, अब तो क्या होगा मेरा, है ना? आगे का कोई स्कोप ही नहीं है। अरे नाम मुराद हो, तुम्हारे अंदर सोचने की क्षमता खत्म हो गई, है ना? वो 10वीं फेल आदमी अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना, ये बल्ब का आविष्कार कर दिया इसने, पागल बोलते थे उसको, तो अपने वो ऊपर से किसको पता था, वो न्यूटन, है ना? सेब का जो पेड़ है उससे पेड़ नीचे फल गिर रहा है तो उसके दिमाग में विचार आया, साहब ये फल ऊपर क्यों नहीं जा रहा, नीचे गिर रहा है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी, न्यूटन अपना सिद्धांत दे दिया, 3 नियम दे दिए साहब, न्यूटन है वो, ठीक है? और वही बात मैं अंबानी वाली बोलूंगा, है ना? पगार मिला 250 रुपये और जाकर 5 स्टार होटल में चाय पी के आ गया, सभी लोगों ने निंदा की उसकी, 99%, है ना? और जवाब दिया उसने, भैया बड़े लोग बातें क्या करते, मैं तो सुनने के लिए गया था, चाय तो बहाना था। आई बात समझ में? चाय तो खाली बहाना था। अंबानी साहब, धीरूभाई अंबानी, समझ रहे हो? हैसियत है बंदे की, है ना? आदमी अपनी सोच से बड़ा होता है, ठीक है ना? हालातों से आप गरीब हो सकते हो, लेकिन सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। आदमी हालातों से गरीब हो सकता है, लेकिन सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। यदि सोच भिखारी है ना, तो जीवन भर भिखारी रहोगे। सही बोल रहा हूँ, ये एक अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, सत्य बात है ये, और इस सत्य बात को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। आप सभी ये जीवन में सब रांडी रोने होते रहेंगे तुम्हारे, पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, टीचर भी बन गए तुम, और कोई कांस्टेबल बन गए, और तुम्हें जॉब चाहिए, सब कुछ बन गए तुम। लेकिन एक बात याद रखना, सिस्टम में घुसने के बाद में, है ना, याद रखना मेरी बात, कटु सत्य बोल रहा हूँ। इतनी सारी बातें मैं अभी क्यों बोल पा रहा हूँ पता है? क्योंकि मैं अभी किसी जॉब में नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी किसी
जॉब में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो क्षमताएं विकसित हो चुकी हैं कि मुझे फ्री टाइम में क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे खुद से क्या सीखना चाहिए, ये तुम सोच भी नहीं पाओगे भैया। क्यों? 8 घंटे और 12 घंटे की जब ड्यूटी देते हैं ना सब इंस्पेक्टर या जो भी कांस्टेबल वगैरह, उनको पूछना है ना। और वो तो पता है अच्छे अच्छे मैंने लोग देखे, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है ना, ज़्यादा प्राउड की बात नहीं करता, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट सभी वर्दी में, मुझे गर्व होता है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं मेरे कांस्टेबल। मैं 6 बार सेलेक्ट हुआ कांस्टेबल में, रिटर्न 6 बार निकाला मैंने, 2 बार फिजिकल देने गया है ना। आधा सेंटीमीटर गवर्नमेंट ने बोला कि कद काटा तेरा आधा सेंटीमीटर कम है भैया, चल निकाल लिया। राजनीति थी और कुछ नहीं था, निकाल दिया मुझे, इट्स ओके। सब रो रहे थे, मैं हंस रहा था, है ना। हर बार निकल जाता हूँ भैया। सही बताओ ना, मुझे ये जॉब करनी नहीं है यार, है ना। लेकिन आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो को मैंने चुना, यदि आईबी में यदि हो जाता है तो ज़रूर जाऊँगा मैंने चुना कि मुझे आरपीएस या आईपीएस, ये 2 चीज़ें मुझे चाहिए, है ना। यदि यहाँ मैं बेहतर कर पाया तो मेरे जीवन में एक मलाल नहीं रहेगा कि काश मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता। ये तो जीवन एक प्लेटफॉर्म है, रंगमंच है, एज वी नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर 7 एजेस ऑफ मैन। बार बार कह रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, है ना, कि जिंदगी एक प्लेटफॉर्म है, ऑल ऑफ वी आर प्लेयर्स। हम अपने अलग अलग किरदार निभा रहे हैं, आई बात समझ में। और अलग अलग किरदारों में सब अपनी अलग अलग मत और अपने अपने अलग अलग विचार रखते हैं। एक बात है, याद रखना, किसी सिस्टम में घुस गए, अच्छे बन जाओगे, बहुत बड़े बनोगे, आगे जाओ, मेरी शुभकामनाएं, मुझे अच्छा लगेगा, गर्व होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, ओनली बीइंग बुकवर्म इट्स नॉट अ गुड जॉब। केवल किताबी कीड़ा, जैसा कि सर ने बताया था आपको कि किताबी कीड़ा बनने से कुछ भी नहीं हासिल होगा। याद रखना, किताबी कीड़ा बनने से तुम टीचर बन जाओगे, किताबी कीड़ा बनने से तुम कांस्टेबल बन जाओगे, 1-2 गाइड रट ली, बन गए, है ना। लेकिन आपको व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, इसके अलावा आप सैद्धांतिक और तार्किक नहीं है लाइफ में, और इसके अलावा आपके अंदर स्किल्स नहीं है ना, आप एक असफल व्यक्ति हैं, याद रखना। अच्छा हुआ मेरी अभी तक जॉब नहीं लगी। मैं खुद को सकारात्मक बनाने के लिए ये कहता हूँ कि अच्छा हुआ मेरी अभी तक जॉब नहीं लगी, क्योंकि सिखा रही है मेरे को ये ज़िंदगी, सिखा रही है मुझे ये ज़िंदगी। क्योंकि हालातों के इन भट्टों में तप रहा हूँ मैं, और हर मेरा नया सवेरा एक नई सोच के साथ में उदय होता है।